तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे जब अपन बात करेंगे तो रिएक्टिविटी में जैसा कि अपन जानते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। देखो तीनों में सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन है, फिर ड्यूटेरियम है, फिर ट्रीटियम है। तीनों में सबसे हल्का अगर हाइड्रोजन है तो मूवमेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी? तीनों में अगर सबसे हल्का हाइड्रोजन है तो मूवमेंट भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाँ बेटा, तो मैं ये खत्म होते ही नोट्स भेज दूंगा। अभी या तो बोल लेते, मैं सेंड कर देता, टाइम वेस्ट होगा अभी बचे, है ना। खत्म होते ही नोट्स भेज दूंगा वो। ये लेक्चर देखते देखते भी आप मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में सबसे हल्का कौन है? अपन जानते हैं हाइड्रोजन लाइटेस्ट है। तो हाइड्रोजन के लाइटेस्ट होने की वजह से इनके बीच में वाइब्रेशंस जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। वाइब्रेशन मैक्सिमम होने की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। और इनके बीच का बॉन्ड वीक होने की वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आसानी से टूटने की वजह से इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी, किसी और से रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जब आप हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? H2D2 और T2 में से H2 की। जहां समझ में ना आए पूछ लो, वापस बताने का है कि ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में से हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ड्यूटेरियम की, देन ट्रीटियम की। क्यों सबसे ज्यादा होगी? लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट है तो वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होंगी। भारी वाले को हिलाना मुश्किल होता है ना भैया। तो हाइड्रोजन लाइटेस्ट है तो वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगी। वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक होने की वजह से आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूटने की वजह से किसी और से रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से H2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है देन ड्यूटेरियम एंड देन ट्रीटियम। ठीक है। अगली अपन बात करें तो ये जो भी आप आइसोटोप्स पढ़ रहे हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से इनकी जनरल फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम चलती हैं लगभग। लेकिन कई बार फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस भी पाया गया है। तो फिजिकल और केमिकल के अंदर डिफरेंस किस किस की वजह से होता है, ये अपने को समझने की जरूरत है। फिजिकल के अंदर जो डिफरेंस होगा वो इनके मॉलिक्यूलर वेट या मास डिफरेंस, अगर टू बी प्रिसाइज में बोलूं तो इनके मास के डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस आता है। केमिकल के अंदर बात करोगे तो केमिकल बोले तो केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। क्या बोला मैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम सेम आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के ही। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है। बट कुछ जगह इनकी प्रॉपर्टीज में, कौन सी प्रॉपर्टीज में? दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पाया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप जो भी डिफरेंस मेजर करोगे वो उसके मास के डिफरेंस की वजह से आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जो भी डिफरेंस मेजर करोगे वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से डिफरेंस आएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोले तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ड्यूटेरियम के बीच का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। ट्रीटियम के बीच का बॉन्ड और टूटने में मुश्किलात आती है। ये जो बॉन्ड के टूटने ना टूटने की टेंडेंसी होती है ना, इसे ही अपन बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। इसे ही हम बोलते हैं क्या? आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या बोलता है भैया? ये बोलता है कि हैवियर आइसोटोप को
या फिर हेवियर आइसोटोप्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उनकी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम होती है। हेवियर आइसोटोप जो बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से उनकी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम होती है। डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी यानी कि दूसरे से रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। ये आइसोटोपिक इफेक्ट कहलाया जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन जो बोलते हैं ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से डिफरेंस आता है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्चुअल में किसकी वजह से होती है? आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से। ऑर्गेनिक का पार्ट है। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है कि हेवियर आइसोटोप्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से उस बॉन्ड के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है और उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये बात समझ में आई? यहां तक कि में कोई दिक्कत हो तो पूछो। ये नहीं है आज पढ़ा रहा हूं या सिर्फ बोले जा रहा हूं तो तुम्हें सुनना है। मैं धीरे पढ़ाऊंगा बहुत। पूछो आराम से, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। चलो, हाँ दिक्कत है क्या शौनक? ठीक। अगली मैं बात करूंगा हाइड्रोजन बेसिकली तीन फॉर्म्स में अपन ने डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। तीन तरीके के हाइड्रोजन आप देखोगे, एक H+, एक H-, और एक H। इसे अपन बोलते हैं क्या? प्रोटॉन। इसे अपन बोलेंगे हाइड्राइड और इसे अपन बोलेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। आगे जाके मैं एटॉमिक हाइड्रोजन को भी डिवाइड करूंगा डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे तो आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूंगा तो यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। फॉर्मेशन की बात करोगे तो H+ कैसे बना होगा? ऑब्वियस सी बात है, H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा तो H+ बना होगा। H- कैसे बना होगा? H ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा तो H- बना होगा। H कैसे बना होगा? तो H2 के बीच में बॉन्ड होंगे, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। H2 के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो 2H का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, जैसा कि मैंने बोला एटॉमिक हाइड्रोजन को भी फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया है बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेसिस पे बात करोगे तो ध्यान से सुनिएगा। रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे जब आप जाएंगे तो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन पहले एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक होता है और वो एटॉमिक हाइड्रोजन 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड करा। पहली कैटेगरी है उसमें सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरी कैटेगरी होती है उसमें नेसेंट, और तीसरी कैटेगरी होती है उसमें एडजॉर्ब्ड या ऑक्लूडेड, या ऑक्लूड, जो बोलना चाहो बोल लो। पहला क्या होता है? सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा होता है नेसेंट और तीसरा होता है एडजॉर्ब्ड या ऑक्लूड। मतलब समझिए, पहले बात करूंगा सिंपल या एटॉमिक हाइड्रोजन की।
तो जब आप सिंपल या एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करते हो तो H2 को एक्चुअल में मैं ब्रेक करता हूं एंड इट कन्वर्ट्स इनटू 2H प्लस एट अ टेम्परेचर ऑफ 3000 टू 5000 केल्विन। ठीक है, तो इसे आप सिंपल या एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपल या एटॉमिक हाइड्रोजन ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पे आपको बस कंडीशन इसकी ध्यान रखनी है कि जब आप H2 से एटॉमिक हाइड्रोजन बनाते हो, यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन बनाते हो, तो जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, दैट इट विल टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है, इट विल टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा नेसेंट की। तो न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई विश्वास रखता हो तो ये शब्द का मतलब समझते हो क्या, नवजात, बिल्कुल हिंदी वाला वर्ड है। नवजात शिशु सुना है कभी जीवन में? नवजात शिशु सुना है कभी जीवन में? ऐसे होते हैं ना, नवजात शिशु पाया गया। क्या होता है नवजात का मतलब, है कोई आइडिया? इमेच्योर, छोटा। अच्छा। ठीक है, इनएक्टिव। अरे क्या बात है, गजब। और कोई? हाँ चलो, एक आया। न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न होता है भैया, है ना। नवजात का मतलब न्यू बॉर्न होता है। सिमिलरली नेसेंट का मतलब भी न्यूली बॉन्ड, सॉरी न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन। ठीक है ना, ताजा ताजा बना हुआ निकला, उसे अपन नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन के बेसिस पे ध्यान रखिएगा कि ये H प्लस से बनता है। ठीक है ना, जब आप H प्लस से नेसेंट हाइड्रोजन बनाओगे तो इस केस में आप जो यूज करते हो वो आप यूज करते हो जिंक पाउडर। ठीक है ना, H प्लस से नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है और इस केस में जो आप यूज करते हो वो आप यूज करते हो जिंक पाउडर। यहां से आप देख सकते हैं, देखिए किसी भी, मैं अगर आपसे पूछूं आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि किसी न्यूट्रल की, सामने वाले से रिएक्ट कौन ज्यादा करना चाहेगा? जिसके ऊपर प्लस है वो ज्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा कि जो न्यूट्रल है वो? बताओ बताओ। अरे जिसके ऊपर आयन है वो सामने वाले की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो? सपोज Cl माइनस से रिएक्ट करना है, कौन ज्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा दोनों में से? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। जिसके पास, जो बौखलाया हुआ रहता है उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव है, बिलख रहा है ये नेगेटिव के लिए, जैसे ही नेगेटिव दिखा ये टूट के पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, आयन की रिएक्ट करने की न्यूट्रल की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक का पार्ट है बट फिर भी मैं बता देता हूँ, न्यूट्रल की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, यानी कि उसकी रिएक्ट एनर्जी कम होती है, यानी कि उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा है। कोई भी चीज स्टेबल रहना चाहती है, अगर कोई भी चीज स्टेबल रहना चाहती है तो सामने वाले, अगर मैं पहले से ही स्टेबल हूं तो मैं किसी और से रिएक्ट नहीं करूंगा। अगर मैं पहले से ही स्टेबल हूं तो मैं किसी और से रिएक्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मेरा भैया ये है कि H प्लस से H में कन्वर्ट करने के लिए आपको जिंक पाउडर का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या बन गया, नेसेंट हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, नेसेंट हाइड्रोजन। अगली मैं बात करूंगा किसकी, थर्ड। उससे भी पहले एक दो चीजें और देख लो। अगर वो सपोज आपसे पूछ लेता है, हालांकि ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल रिएक्शन है, बट फिर भी अगर आपको ऑप्शन में पूछा हुआ है कि इनमें से भैया कौन सी नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म करती है, तो आपको तीन रिएक्शंस मेनली ध्यान रखनी है। कंट्रोवर्शियल क्यों है ये मैं आपको आगे बता दूंगा, कि एसिड की रिएक्शन जब आप मेटल से करवाते हो, जैसे जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 से करवा दो, तो ये क्या देगा, ZnSO4 प्लस 2H। ये नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट हाइड्रोजन बेसिकली आपस में वापस से रिएक्ट करके H2 का फॉर्मेशन कर लेती है। तो जिंक की रिएक्शन सपोज आप कभी HCl से करवाओगे तो आपको जो गैस ऑब्टेन होगी वो H2 होगी। इसलिए मैं बोला था
कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको हर जगह 2H ही लिखा हुआ दिखे, हो सकता है वो आपको H2 भी लिखा, आपको सेम रिएक्शन में H2 भी लिखा हुआ दिख जाए, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों लिखा हुआ दिख जाएगा वो भी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। कंट्रोवर्शियल क्यों है वो मैं बता देता हूँ। कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है कई बार H2 लिखा हुआ मिल जाए। जैसे बेस की रिएक्शन जब आप किसी एलिमेंट से करवाओगे, तो जैसे NaOH की रिएक्शन में करवा दूंगा Be बेरिलियम से, तो वो क्या बनाएगा, Na2, ढंग से लिखते हैं अपन। एसिड की रिएक्शन जब आप मेटल से करवाओगे, जैसे जिंक की रिएक्शन मैंने करवा दी H2SO4 से, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस 2H, नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन हुआ है आपका। बेस की रिएक्शन यानी कि सपोज NaOH की रिएक्शन आप बेरिलियम से करवा दो, तो ये बनाएगा Na2BeO2। जो रिएक्शन लिख रहा हूं आपको बस वही याद रखनी है, एम्फोटेरिक है भैया ये, कोई भी एम्फोटेरिक ले लो, एम्फोटेरिक, कोई भी एम्फोटेरिक मेटल ले लें, उसकी रिएक्शन आप NaOH से करवा दीजिए, वो Na2BeO2 प्लस 2H बनाता है, अगेन नेसेंट हाइड्रोजन। एम्फोटेरिक क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। और क्रोमियम, ये सारे एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आते हैं, होपफुली आप लोगों को याद होगा, पीरियोडिक टेबल में लिखवाया गया है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक की रिएक्शन आप जब बेस के साथ करवाओगे तो आपको नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ध्यान रखनी है, C2H5OH की रिएक्शन जब आप करवाओगे एल्कली मेटल के साथ, एल्कली मेटल बोले तो सपोज सोडियम ले लें, तो ये क्या बना देगा, C2H5ONa प्लस H। तो ये 3 रिएक्शंस होती हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं भैया कि यहाँ पे 2H की जगह आपको कहीं H2 पाया जाएगा, क्योंकि जब मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा ना, तो 3 चीजें लेते हैं अपन। एक अपन लेते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, एक अपन लेते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, और एक अपन लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। पहले जवाब दीजिए, एटॉमिक और नेसेंट में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, एटॉमिक की कि नेसेंट की? एटॉमिक और नेसेंट में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, एटॉमिक की कि नेसेंट की? 2 मिनट पहले पढ़ा था ये तो। एटॉमिक और नेसेंट में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा? अरे कशिश जी क्या कर रहे हो, नेसेंट बोले तो ये, नेसेंट मतलब ये न्यूट्रल वाला, थोड़ी देर पहले बात करी थी ना। एटॉमिक की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद नेसेंट, और उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर का नंबर। ये भी आप आसानी से जज कर सकते हो, कोई भी एटम जो है वो कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, कंपाउंड के कंपेयर में या मॉलिक्यूल के कंपेयर में किसी भी एटम की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि कंपाउंड तो अपना, सॉरी एलिमेंट तो अपना या एटम तो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, तो वो तो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए सामने वाले से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में जनरल ये पाया जाता है या यही होता है कि वो अपना ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट करे बैठा है, अनलेस अदरवाइज उसको उससे ज्यादा रिएक्टिव कोई चीज मिल गई तो वो अपना आयन एक्सचेंज कर लेता है, ऑक्टेट फिर भी उसका कंप्लीट रहता है। एटम तो खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। एटम के बेसिस पे बात करें तो एटम तो पहले से ही भूखा है, उसको उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट नहीं है, तो जब एटम का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट नहीं है तो वो अपना ऑक्टेट या अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, और अपना ऑक्टेट या अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश में उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। तो एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नेसेंट की, एंड देन मॉलिक्यूलर की। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोले तो यहाँ पे H2 की बात चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आपको कई बार यहाँ पे H2 दिख जाता है। क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि भैया नेसेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है मॉलिक्यूलर से। क्या बोला मैं?
नेसेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है मॉलिक्यूलर से, तो ये दो नेसेंट आपस में रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपको कई बार 2H की जगह H2 लिखा हुआ दिख सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट? वापस रिपीट करूं तो बोलो। वापस रिपीट करूं तो बोलो। आगे बढ़े। नेक्स्ट, थर्ड पे थे अपन, एड्सॉर्ब्ड या ऑक्लूड। तो भैया ये कोई एक मेटल अज्यूम कर लें, मेटल जैसे प्लेटिनम या पैलेडियम, जो अज्यूम करना वो अज्यूम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं या इसकी एक एप्लीकेशन कहाँ आएगी वो थोड़ी देर में आगे आएगी, वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये मेटल है तो प्लेटिनम या पैलेडियम क्या करते हैं, प्लेटिनम या पैलेडियम अपनी सरफेस पे ऐसे हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करवा लेते हैं। एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब में अंतर होता है भैया। एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब में क्या अंतर होता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं ये इंक है सपोज, एड्सॉर्ब मैं बोल रहा हूं इसलिए, है ना, ये इंक है, इसके अंदर दो चीजें डालो, एक ये रहा स्पंज और ये है आपकी चौक। जब आप स्पंज इस इंक के अंदर डालोगे तो आप देखोगे कि पूरा इंक अंदर से नीला हो गया, मेरा वाला लाल है, ठीक है ना। जब आप ये स्पंज इस इंक के अंदर डालोगे तो आप देखोगे कि पूरा स्पंज अंदर तक बिल्कुल रेडिश हो जाएगा। लेकिन जब आप चौक डिप करोगे तो चौक की सिर्फ सरफेस रेडिश होती है। तो जब कोई भी चीज पूरी बॉडी के अंदर चली गई तो उसे आप बोलते हो एब्जॉर्प्शन, और अगर कोई चीज सिर्फ सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रही है तो उसे अपन बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो मेटल की सरफेस पे अगर हाइड्रोजन आके चिपक जाता है या अंदर घुस जाता है उसके पोर्स में, बिल्कुल अंदर नहीं, एज एन सरफेस पे ही, तो उसे आप बोलोगे एड्सॉर्ब या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि प्लैटिनम और पैलेडियम के केस में हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे अपन ने देख लिया, रिएक्टिविटी के बेसिस पे अपन ने क्या देखा भैया कि एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी तो अपन डिवाइड कर चुके हैं हाइड्रोजन को। मैं अब बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। स्पिन के बेसिस पे आप हाइड्रोजन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, एक होती है ऑर्थो और एक होती है पैरा। सीधे सीधे एक लाइन में डेफिनेशन समझिए। ऑर्थो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स भी अपनी एक्सिस पे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है अगर उनकी एक्सिस जो है, अगर उनकी स्पिन जो है सॉरी वो सेम डायरेक्शन में पाई जाए, अगर उनकी स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन में पाई जाए तो उसे अपन बोलते हैं ऑर्थो। अगर उनकी स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में पाई जाए तो उसे अपन बोलते हैं पैरा। किसी का कुछ मैसेज आया है? अरे हाँ हाँ, वो 1-2 पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, समझ सकता हूं मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तू अगर उससे रिलेट करना चाह रहा है तो ऑर्गेनिक के टर्म्स में वो ऑर्थो होती है, कोई दिक्कत नहीं, बट इनऑर्गेनिक के टर्म में ये भी नाम दिया गया है। भाई पैरा क्या होता है, ये होता है ना पैरा, मानेगा कि नहीं? ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, तो ये भी तो ऑपोजिट स्पिन ही है, इसलिए पैरा। ठीक है, तो इसका उससे ऐसे
एज सच कोई लिंक नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए एक रिलेशन बताने के लिए मैंने बता दिया। तो अगर स्पिन सेम डायरेक्शंस में होती है तो उसे मैं बोलूंगा ऑर्थो, अगर स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है न्यूक्लियस की तो उसे मैं बोलूंगा पैरा। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में स्पिन होने की वजह से रिपल्शन क्या हो जाता है भैया? सेम डायरेक्शन में स्पिन होने की वजह से रिपल्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ ऑर्थो और पैरा में इंटरनल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोजन की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है एज दैट ऑफ पैरा हाइड्रोजन के। पहली बात ये याद रखने का पॉइंट है। ठीक है, अगली बात करेंगे अपन स्टेबिलिटी की। मैं आपको हर वो चीज बता रहा हूं जो JEE में पूछी जा सकती है या पूछी जाएगी। ठीक है, फालतू बात कुछ नहीं डिस्कस कर रहे अपन, तो हर एक पॉइंट का एक सिग्निफिकेंस है, आपको वो हर एक पॉइंट सुनना है। नोट्स के नाम पे मैं दे सकता था, पूरे नोट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेक्चर सुनो, जितना बोल रहा हूं उतना ही नोट्स में इंपॉर्टेंट है, उतना ही मार्क कर लेना, उससे एक शब्द कम नहीं, उससे एक शब्द ज्यादा नहीं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बेसिस पे बात करोगे ऑर्थो और पैरा की, तो स्टेबिलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है फॉर ऑर्थो एंड पैरा। माने जब आप लो टेम्परेचर की बात करोगे, लो टेम्परेचर की बात करोगे, तो लो टेम्परेचर पे पैरा हाइड्रोजन, लो टेम्परेचर पे पैरा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल पाया गया है, जबकि हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल पाया गया है। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, P स्टैंड फॉर पैरा हाइड्रोजन, O स्टैंड फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन। ये रिएक्शन करवाई, ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर। यहां से आप देख सकते हैं कि हायर टेम्परेचर पे कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑर्थो। लोअर टेम्परेचर पे कौन ज्यादा स्टेबल है? पैरा। क्लियर? अच्छा, ऐसा होता क्यों है, या इसकी एक एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है कि जब देखा गया, परसेंटेज नापा गया ऑर्थो और पैरा का, तो हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो 75% पाया गया, पैरा 25%। लेकिन लो टेम्परेचर बोले तो एब्सोल्यूट जीरो, ये 0 पाया गया और 100 पाया गया। तो यहां से कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हो? एक कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि आप 100% पैरा तो ऑब्टेन कर सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन आप 100% ऑर्थो ऑब्टेन नहीं कर सकते। कोई पूछे क्यों सर हायर टेम्परेचर पे 100% ऑर्थो ऑब्टेन क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि भैया टेम्परेचर अगर एक हद के बाद बढ़ाओगे तो होता क्या है, जो आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स एटम्स। इसलिए आप 100% ऑर्थो कभी ऑब्टेन नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई? अगली, ऑर्थो और पैरा सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। हाँ जी, तो पहले बात करूंगा मैं मेटल की रिएक्शन जब आप एसिड से करवाओगे, मेटल की रिएक्शन जब आप एसिड से करवाओगे, तो इसके बेसिस पे बात करेंगे भैया। तो जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर देता है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Zn+2 प्लस H2 में। ठीक है ना, Zn+2 प्लस H2 में, यानी कि हाइड्रोजन को जिंक रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है अपनी पोजीशन से।
लेकिन जब आप कॉपर की रिएक्शन HCl से करवाओगे तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, टाइम जाएगा, वेस्ट होएगा, कोई बताने का मतलब नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे H2 पाया गया है और यहाँ पे कहीं जिंक मिलेगा और इसके नीचे कॉपर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें आप देखा गया है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से पहले वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से पहले वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन के बाद वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। तो जिंक की रिएक्टिविटी क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा थी तो जिंक ने तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर की रिएक्टिविटी क्योंकि हाइड्रोजन से कम थी तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे जब भी किसी एम्फोटेरिक जब भी किसी एम्फोटेरिक एलिमेंट की रिएक्शन आप बेस से करवाते हो तो आपको जो ऑब्टेन होता है वो ऑब्टेन होगा Na2XO2। X स्टैंड्स फॉर कोई भी एम्फोटेरिक एलिमेंट। ठीक है ना, जैसे Zn की रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ, हाइड्रोजन गैस हर बार निकलेगी, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ही पढ़ रहे हो तो H2 गैस हर बार निकलेगी। जिंक की रिएक्शन करवा दो, Sn की रिएक्शन करवा दो, Pb की रिएक्शन करवा दो, Be की रिएक्शन करवा दो, Cr की रिएक्शन करवा दो, कोई भी रिएक्शन करवा दीजिए बेस के साथ, सबके अंदर सारे एम्फोटेरिक है। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, वही बार बार बोले जा रहा हूं मैं। सबके अंदर H2 निकलेगी। क्रोमियम की बस ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रख लीजिएगा +3 है, बाकी सब में +2 है तो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं। तो +2 वाला कंपाउंड है ये। यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X की तो +2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा Na2ZnO2, यहाँ पे क्या बनेगा Na2SnO2, यहाँ बनेगा Na2PbO2, यहाँ पे बनेगा Na2BO2, यहाँ बनेगा NaCrO2। NaCrO2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना बस इतनी बात। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। कॉमर्शियल बोले तो इंडस्ट्रियल। पहले बता दो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई अटका क्या? हाँ, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन पे कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो इसमें फर्स्ट की बात करेंगे अपन किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में आप डाइहाइड्रोजन 3 तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो, वो 3 तरीके मैं बताऊंगा। उसमें पहला तरीका इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस में भी आप 2 तरीके आजमाते हो, मतलब 2 लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। वो 2 लोग कौन कौन है, एक तो हाइड वाटर और दूसरा ब्राइन सोल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन? कॉन्संट्रेटेड NaCl। ठीक है ना, व्हाट इज ब्राइन? कॉन्संट्रेटेड NaCl। H2O का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो H2O में हालांकि आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻7 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻7 होती है। अगर स्कूल में हुआ हो तो ठीक है, वरना इतनी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये तो सुना होगा कि आयंस के ज्यादा फ्लो होने की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है? आयंस के ज्यादा फ्लो होने की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, आयंस के ज्यादा फ्लो होने की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर के H प्लस और OH माइनस आयंस देने की टेंडेंसी है या उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है।
तो क्योंकि H2O में से H प्लस और OH माइनस आयन निकलते ही बहुत कम है, तो उनके आयंस ही कम निकलते हैं, आयंस ही कम निकलते हैं, तो आयंस का फ्लो कम होता है। आयंस के फ्लो कम होने की वजह से कंडक्टिविटी कम होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस तो आप करवा ही रहे हो, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, उसके अंदर ट्रेसेस डाल देते हो। किसके? थोड़ा बहुत आप एसिड डाल देते हो या थोड़ा बहुत आप बेस डाल देते हो। एसिड या बेस डालने की वजह से जो भी डालना हो वो डाल लो, कोई इशू नहीं है। एसिड या बेस डालने की वजह से H प्लस या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और H प्लस या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से आयंस बढ़ जाते हैं। आयंस बढ़ने की वजह से उनका फ्लो बढ़ जाता है, फ्लो बढ़ने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला सर, एसिड पुट करने पर H प्लस का इंक्रीज और बेस में, हाँ जी बिल्कुल ऑब्वियस ही बात। एट द एंड मेरे को आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है ना, क्योंकि आयंस का कंसंट्रेशन कुछ भी डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मेरा मतलब बस ये था। ठीक है, अगली बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला, इलेक्ट्रोलिसिस में आप दो चीजों का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, एक तो H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे, सॉरी मैं रिएक्शन आई थिंक लिखना भूल गया था, H2 गैस ऑब्टेन होगी और O2 गैस ऑब्टेन होगी। ठीक है ना, ट्रेसेस ऑफ एसिड या बेस लिख रहा हूं मैं H प्लस और OH की जगह, नोट्स में जो भी लिखा हुआ मिल जाए वो आप देख लीजिएगा। सेकेंड, अगर मैं बात करूं ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन होता है भैया कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, आपको इसमें जो बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, बाय प्रोडक्ट आपको इसमें ऑब्टेन होता है NaOH। और जो गैसेस आपको ऑब्टेन होगी, गैसेस आपको ऑब्टेन होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो गैसेस ऑब्टेन होती है। ठीक है, अब ये सारी बकवास कैसे चलती है, तो हमेशा ध्यान रखना, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ये हर चीज आपके बिल्कुल डिटेल में आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में। एनोड और कैथोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब आप बात करोगे एनोड की, तो एनोड पे कौन जाता है, Cl माइनस जाएगा, और वो Cl माइनस क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो वो Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देता है। ठीक है ना, Cl माइनस Cl2 में जाता है और वो दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देता है। ये रिएक्शन चलती है कहाँ, एनोड पे। एनोड पे Na प्लस एक्वस जो है वो Na प्लस एक्वस की फॉर्म में ही रहता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो डिटेल्ड एलैबोरेशन में मैं अभी नहीं जा रहा, वो आपको मैं आराम से 12th में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे जो रिएक्शन चलती है वो मैं बता देता हूँ। कैथोड पे रिडक्शन किसका होता है भैया, वाटर का रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन किसका होता है, वाटर का। जो रिएक्शन चलती है वो कुछ इस प्रकार है, H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2H2O आएगा, गिव्स H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस। ठीक है ना, प्लस 2OH माइनस एक्वस, ये है कैथोड पे रिएक्शन चलती है। एनोड पे रिएक्शन क्या चलती है, Cl माइनस एक्वस गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि Na प्लस एक्वस की फॉर्म में ही रहता है, Na प्लस एक्वस की फॉर्म में ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। वो शुरू में भी Na प्लस एक्वस था, बाद में भी वो Na प्लस एक्वस ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैथोड पे आपको कौन सी गैस ऑब्टेन हो रही है, हाइड्रोजन
एनोड पे आपको कौन सी गैस ऑब्टेन हो रही है? क्लोरीन, यही मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था। और मैंने क्या बोला था, बाय प्रोडक्ट के नाम पे आपको क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे मिला वो? ये Na+ है, ये रहे OH-, तो आपको 2NaOH मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई? आपको 2NaOH मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ओवरऑल अगर रिएक्शन मुझे लिखनी है तो मैं चाहूं तो इस रिएक्शन को पूरी को ओवरऑल कैसे लिख सकता हूँ वो भी देख लो। कुछ नहीं, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करूंगा मैं। इट इज 2Na+, और ये यूं का यूं ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। एक्वस प्लस 2Cl- एक्वस। नीचे वाली रिएक्शन देखिए, पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखते हैं, इसलिए मैंने पहले इससे पहले वाले पेज पे पहले एनोड सॉल्व करवा था। जनरल प्रोसीजर वही है, ठीक है, सॉरी। प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स व्हाट? Cl2 गैस, प्रोडक्ट साइड, प्लस H2 गैस, प्लस 2Na+। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको Na+ में कोई चेंज नजर नहीं आया होगा, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आया ही नहीं, मतलब ना तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना इसका रिडक्शन हुआ। क्लियर है? जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 स्टेट में है, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 स्टेट में है, तो इसका रिडक्शन हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन -2 स्टेट में है, सॉरी ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, तो ना तो ऑक्सीजन की स्टेट पे कोई फर्क पड़ा। फर्क किस पे पड़ा? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क पड़ा है, +1 से 0 में गया है वो, ये हुआ है रिडक्शन। एनोड में -1 से आप 0 जा रहे हो, ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है? यहाँ पे आपका जो 2Na+ था वही 2Na+ आपको यहाँ पे मिल रहा है, प्लस 2OH- एक्वस। ठीक है, यही NaOH फर्दर आके आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर है? तो कुल मिला के क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस में आप दो प्रोसेस पढ़ते हो, एक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस और एक ब्राइन सॉल्यूशन का। कौन सा ब्राइन सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। आपको NaOH एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। जो गैस मिलती है वो कौन कौन सी मिलती है? Cl2 मिलती है और H2 मिलती है। इतनी बात ठीक? इतनी बात ठीक? Cl2 मिलती है एनोड पे, H2 मिलती है कैथोड पे। वाटर में ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस लेते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। पहला तरीका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा तरीका होता है पेट्रोकेमिकल। ये नाम नहीं सुन, मतलब ऐसे नहीं मिलेगा, बट आगे मैं बताऊंगा ये क्यों मैं लिख रहा हूँ। पेट्रोकेमिकल रिएक्शन बोली जाती है इसे, या फिर आप इसको बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना है तो उसको बोला जाता है रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, जैसे CnH2n+2 की रिएक्शन आप स्टीम से करवाओगे, H2O, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, प्लस 2n-1 H2 मिलेगा। जैसे CnH2n की जगह में n की जगह 1 पुट कर दो, CH4 की रिएक्शन में वाटर से करवाऊंगा तो मेरे को CO n की जगह, जैसा कि मैंने बोला, 1 पुट कर दो, और 2n-1 यानी कि कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? n की जगह कितना पुट करा था? 1, तो ये H2 गैस ऑब्टेन होगी। इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन आप स्टीम के साथ करवाओगे तो आपको H2 गैस ऑब्टेन होगी। किसी भी किसी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन आप H2 से करवाओगे तो आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन आप वाटर से करवाओगे तो आपको H2 गैस ऑब्टेन होगी। अगला, अगर मैं कोल की रिएक्शन स्टीम के साथ करवा देता हूं, ये CO+H2 के गैस के मिक्सचर को, सॉरी ये बताना भूल गया मैं, ये CO+H2 के गैस के मिक्सचर को आप बोलते हो क्या? सिन गैस। सिन गैस का मतलब होता है सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करवाता है ये भैया? मीथेनॉल का। आगे बताऊंगा रिएक्शन। CO+H2 को आप बोलते हो सिन गैस। सिन स्टैंड फॉर सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करवाता है ये? मीथेनॉल का।
एक कैटलिस्ट होता है, उसकी प्रेजेंस में सिंथेसिस करवाता है। कैटलिस्ट कौन सा होता है वो अपन आगे बात करेंगे। जिंक का ऑक्साइड और क्रोमियम के ऑक्साइड को आप एज अ कैटलिस्ट इसमें यूज करते हो, ये भी आगे आएगा। फिलहाल के लिए ध्यान रखिए CO प्लस H2 सिन गैस होता है। हाँ, वाटर गैस भी कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेशियो, ऑल्सो नोन एज वाटर गैस। बिल्कुल सही बात, ठीक है। खैर, जो मैं कह रहा हूँ वो समझिए। CH4 की रिएक्शन जब आप H2O से करवाओगे तो आपको CO प्लस H2 गैस मिलेगी। इसे या आप वाटर गैस और सिन गैस जो बोलना चाहो बोल लो। सिन गैस में बता ही चुका था, सिन गैस स्टैंड फॉर सिंथेसिस। मॉडर्न टाइम पे सिन गैस जो यूजुअली ऑब्टेन करी जाती है वो करी जाती है या तो सीवेज से या फिर क्रॉप वुड से। क्रॉप नहीं, सॉरी, क्रैप आएगा। या तो सीवेज से या क्रैप वुड से। आगे अगर अपन बात करें तो अगर मैं कोल की रिएक्शन स्टीम के साथ करवा देता हूं तो उसे आप कोल गैसिफिकेशन बोलते हो। नाम याद रखना स्पेसिफिकली। अगर आप कोल की रिएक्शन स्टीम से करवा देते हो तो आप इसे कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। जो टेम्परेचर होता है वो 1270 केल्विन होता है। CO गैस प्लस H2 गैस ऑब्टेन होगी। क्लियर। लेकिन सपोज अब मुझे H2 गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मेरे को H2 गैस ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करो, ये जो CO प्लस H2 गैस यहाँ से निकली, ये वाली, इस CO प्लस H2 गैस की रिएक्शन आप करवा दो स्टीम के साथ, यानी कि वाटर के साथ। ये CO प्लस H2 गैस की रिएक्शन आप करवा दो स्टीम के साथ, यानी कि किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो CO है ये फर्दर ऑक्सीजन लेके निकल लेगा, ये बन जाएगा CO2 और आपको हाइड्रोजन गैस जो मिल जाएगी वो अमाउंट में बहुत ज्यादा मिलेगी। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट आप यूज करते हो वो कैटलिस्ट होता है Fe2O3 और Cr2O3। इस प्रोसेस में जो अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपन Fe2O3 और Cr2O3। देखो एक और बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH4 की रिएक्शन H2O से करवाओगे तो CO प्लस H2 गैस ऑब्टेन होगी, सिन गैस या वाटर गैस बोलते हैं। अगर आप स्टीम की रिएक्शन करवा देते हो कोल के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 1270 केल्विन, एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 1270 केल्विन, तो आप इसे कोल गैसिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको फर्दर CO गैस ऑब्टेन करनी है तो आप इसी CO की रिएक्शन स्टीम के साथ करवा दें, आपको और हाइड्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी। क्लियर, इतना पड़ा है बस अपन ने। इस यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज में आता है, आजकल कैटलिस्ट पूछने का ट्रेंड बढ़ा है भैया, आजकल कैटलिस्ट पूछने का ट्रेंड बढ़ा है। वो पूछेगा हाइड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा करने के टाइम आपको कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है तुम्हें, Fe2O3 और Cr2O3, ये कैटलिस्ट आपको यूज करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या क्या पढ़ चुके हो भैया, आप क्या क्या पढ़ चुके हो? आप देख चुके हो इलेक्ट्रोलिसिस से H2 ऑब्टेन करना, आप देख चुके हो पेट्रोकेमिकल से H2 ऑब्टेन करना। CnH2n+2 जो है ना, यही पेट्रोकेमिकल कहलाया जाता है, ध्यान रखना। हाइड्रोकार्बन को पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। और आप देख चुके हो कोल प्लस स्टीम के साथ H2 ऑब्टेन करना। हाँ जी बिल्कुल, कोल प्लस स्टीम के साथ H2 ऑब्टेन करना, ठीक है। अगर वो पूछे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ ऑब्टेन होती है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन दुनिया में, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जाती है अराउंड 77%, सॉरी अराउंड 77% पेट्रोकेमिकल से प्रोड्यूस होती है, अराउंड 18% कोल से प्रोड्यूस होती है, एंड अराउंड 4% इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होती है, रेस्ट अदर मेथड्स होते हैं। तो अगर वो पूछे भैया हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा ऑब्टेन कौन से प्रोसेस से होती है, अपन बोलेंगे पेट्रोकेमिकल।
फिर अपन बोलेंगे कोल, फिर अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, फिर अपन बोलेंगे अदर। क्लियर? आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में भैया मैं पहले पढ़ाऊंगा रिएक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन X2 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX टाइप का कंपाउंड बनाता है। X स्टैंड फॉर FClBrI, ठीक है। डेल्टा HF फॉर्मेशन याद है आपको? डेल्टा HF फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो। जब भी आप डेल्टा HF माइनस, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर मैं माइनस डेल्टा HF की बात करूं तो माइनस डेल्टा HF का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूंगा तो HF का सबसे ज्यादा, देन HCl का, देन HBr का, देन HI का। HF का सबसे ज्यादा क्यों भैया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन सबसे ज्यादा होती है, बुरी तरीके से टूट के पड़ेगा हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे बुरी तरीके से टूट के पड़ेगा, पोलर नेचर बहुत ज्यादा जनरेट होगा, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो जब ये टूटेगा तो एनर्जी रिलीज भी मैक्सिमम होगी, और अगर एनर्जी रिलीज मैक्सिमम होगी तो मतलब माइनस डेल्टा HF भी इसका मैक्सिमम होगा। बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसका मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब आप HF की स्टेट देखने जाते हो तो आपको HF लिक्विड स्टेट में मिलता है, लेकिन ये सारे महोदय आपको गैसियस स्टेट में मिलते हैं। ठीक है। HF का जब आप फेस देखने जाते हो तो आपको HF लिक्विड स्टेट में मिलता है, बाकी सारे गैसियस स्टेट में मिलते हैं। तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी तोड़ने के टाइम एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होगी मतलब इसका माइनस डेल्टा HF मैक्सिमम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन की। फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। डाईहाइड्रोजन बोले तो क्या होता है, ये वो पूछने लायक बात नहीं है, बट ध्यान रख लेना, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, फलाना सब कुछ लेस होता है इसमें। टेस्टलेस, कलरलेस, कलरलेस बच रहा है, और कंबस्टिबल गैस होती है, ठीक है। ये सारा पढ़ चुके हैं, इसमें ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है, बकवास है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन क्या देख चुके हैं भैया? रिएक्शन विद हेलोजन देख चुके हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन क्या देखेंगे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या लगता है? ऑक्सीजन की फैमिली है ना, ऑक्सीजन की फैमिली बोल लेते हैं, फैमिली फैमिली। ऑक्सीजन की फैमिली बोले तो क्या लगता है? H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O, ठीक है ना। तो क्या क्या कंपाउंड बनेंगे पूरी फैमिली में? H2O, H2S, H2Se, H2T। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है भैया कि यहाँ पे ये जो H2O और H2S है, यहीं पे आपका डेल्टा H जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। H2O और H2S के केस में जो डेल्टा H आता है वो नेगेटिव आता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। इनके केस में आपका जो डेल्टा H आता है वो पॉजिटिव आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया इनके में बॉन्ड जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है तो आपको एनर्जी उतनी नहीं देनी पड़ेगी, एनर्जी उतनी नहीं देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो एनर्जी रिलीज कम, एनर्जी रिलीज कम तो एनर्जी अब्सॉर्ब इनडायरेक्टली ज्यादा, तो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होता है। बाकी शुरू के दो वालों का डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेटा अगर बोलने का है, वैसे याद नहीं रखने का, -285.9 किलो जूल मोल इनवर्स होता है डेटा, ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, रिएक्शन विद N2। तो अब ये तो सबने सुनी होती है, ठीक है भैया। इसका भी डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं।
मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया को, ठीक है। कैटलिस्ट, FeO एज अ कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं। पहले देखो, आजकल जो यूज होता है वो K2O और Al2O3 यूज होता है। इससे पहले मोलिब्डेनम यूज करते थे भैया, वो पुराना तकनीक हो चुकी है। फ्रेशली अगर कोई बोले कि क्या यूज करते हैं तो ये ध्यान रख लेना, FeO के साथ साथ आप K2O और Al2O3 भी डालते हो एज अ प्रमोटर। पहले मोलिब्डेनम डाला जाता था, वो पुराना प्रोसेस है, ठीक है। दोनों ही सही है, गलत कुछ नहीं है, देख लीजिएगा। दोनों ही सही है, गलत कुछ नहीं है। ये मॉडर्न नॉलेज है भैया, थोड़ी सी है ना, हालांकि उस पे है वो ऑप्शन क्या देता है, ठीक है। ये कंफर्म है, दोनों नहीं देगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, और क्या बच रहा है? प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन अपन बता ही चुके थे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल की। तो मेटल H2 के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। मेटल H2 के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। ये मेटल S ब्लॉक के हो सकते हैं। S ब्लॉक बोले तो बुक्स में यूजुअली एल्कली मेटल दिया रहता है, बट मैं तो पूरे S ब्लॉक की बात करूंगा, ठीक है ना। ये जो मेटल हाइड्राइड होता है ना भैया, यहाँ पे बोलने लायक बात क्या है, ये जो, या ध्यान रखने लायक बात क्या है, ये जो मेटल हाइड्राइड होता है ये सारा आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये जो मेटल हाइड्राइड होता है ये सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्ट 2। S ब्लॉक में पढ़ाऊंगा ये मैं। BeH2 और MgH2 यूजुअली नहीं, कंफर्म कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी होते हैं वो सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। ये जो भी मेटल हाइड्राइड बनता है उन सबके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, एक्सेप्ट फॉर 2, BeH2 और MgH2। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट इन नेचर होता है। क्लियर है। आगे बात करेंगे अपन किसकी, रिएक्शन विद मेटल आयंस। एंड मेटल ऑक्साइड। तो देखिए, हाइड्रोजन किसी भी मेटल आयन को जो कि अपनी एक्वस फेस में है, या किसी भी मेटल ऑक्साइड को, क्या बोला मैं, हाइड्रोजन किसी भी मेटल आयन को जो कि एक्वस फेज में है या किसी भी मेटल ऑक्साइड को बदल देता है मेटल सॉलिड में। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो आप मेटल ले रहे हो ना, मेटल आयन ले रहे हो चाहे मेटल ऑक्साइड, इसकी रिएक्टिविटी Fe से कम होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैं, H2 किसी भी मेटल आयन या मेटल ऑक्साइड को मेटल सॉलिड में बदल देता है, बस कंडीशन क्या है कि उसकी रिएक्टिविटी Fe से कम होनी चाहिए। एग्जांपल से समझिए, H2 पैलेडियम +2 एक्वस को पैलेडियम सॉलिड में बदल देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा 2H+ में, यानी कि इसको उसने क्या कर दिया भैया, रिड्यूस, खुद का हो गया ऑक्सीडाइज। पैलेडियम +2 की रिएक्टिविटी Fe से कम होती है। जनरल लिखवा देता हूं, कोई YH2 टाइप का हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट करेगा किसी मेटल ऑक्साइड से, वो उसको बदल देगा मेटल सॉलिड में और खुद बदल जाएगा वाटर में। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेटल ऑक्साइड है और यहाँ पे जो आपने मेटल लिया है उसकी रिएक्टिविटी Fe से कम होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर। आगे अगर अपन बात करें रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये थोड़ी सी बेसिक बात है।
कि ये कुछ वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करवाने का भी काम करता है, और वो वेजिटेबल ऑयल्स का जब आप हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो आपको दो चार चीजें मिल जाती है, वनस्पति घी वगैरह। ये बेसिक बात है, ध्यान रखनी है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करवा के आपको वनस्पति घी ऑब्टेन हो जाता है। दूसरी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो लिखवा रहा हूँ। अपन क्या करवाते हैं, अपन ओलिफिन्स का हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाते हैं, ठीक है ना। ओलिफिन्स का हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाते हैं, मतलब ये होता है ओलिफिन। जब आप इसका हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाते हो भैया, तो ये बदलता है एल्डिहाइड में, ठीक है ना। ये बदलता है एल्डिहाइड में, और इस एल्डिहाइड की फर्दर रिएक्शन जब आप करवाओगे H2 के साथ, तो ये उस एल्डिहाइड को बदल देता है एल्कोहल में, ठीक है। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स में काम आता है, और ये एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलने का काम करता है। ये अपने को ध्यान रखना है, सीधी सीधी बात। रिएक्शन आपको कोई ध्यान नहीं रखनी, रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है। ओलिफिन को बदलेगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को बदल देता है एल्कोहल में। नेक्स्ट, और क्या काम है, ये किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल देता है। चौथा, थोड़ी देर पहले आपको बताया था CO+H2, सिन गैस बोलते हैं इसको, ये इसे बदल देता है मीथेनॉल में। यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो, यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो, हाइड्रोजन CO को बदल देता है मीथेनॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जिंक और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, बोले तो ZnO और CrO3, ठीक है। जिंक और क्रोमियम की जगह आप जिंक और कॉपर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वापस बताना है क्या ये वाला पार्ट, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वापस बताने का है, हेलोजन से रिएक्ट करके, शॉर्ट में ही समझ लो, HX बनाता है। HX में HF की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, -ΔHF। सेकेंड, अपन ने देखा मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। मेटल हाइड्राइड सब आयनिक होते हैं एक्सेप्ट फॉर टू, कौन कौन से, BH2 MgH2, ये दोनों कोवलेंट होते हैं। थर्ड, अपन ने देखा मेटल आयन, तो ये मेटल एक्वस वाले को मेटल सॉलिड में बदल देता है, और मेटल ऑक्साइड को मेटल सॉलिड में बदल देता है, लेकिन Fe से रिएक्टिविटी इन मेटल और इस मेटल ऑक्साइड की कम होनी चाहिए। चौथा, अपन ने देखा हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स, पहले उसे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से काय में बदल देता है, उसे एल्कोहल में। सिर्फ इतना पढ़ा है अभी तक, ठीक है। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कर देता है हाइड्रोजन, CO को H2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मीथेनॉल बना देगा। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो या तो जिंक कॉपर यूज कर लो, या फिर जिंक और क्रोमियम का ऑक्साइड यूज कर लो। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स बोले तो H- को हाइड्राइड बोलते हैं भैया। हाइड्राइड बोले तो H- को हाइड्राइड बोलते हैं। तीन तरीके के हाइड्राइड होते हैं। पहला होता है आयनिक और सलाइन हाइड्राइड, दूसरा होता है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और तीसरा होता है मेटलिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। आयनिक या सलाइन हाइड्राइड S ब्लॉक के एलिमेंट यूजुअली फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये D ब्लॉक के एलिमेंट यूजुअली फॉर्म करते हैं। कोवलेंट या मॉलिक्यूलर P ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब पहली बात करूंगा मैं आयनिक या सलाइन हाइड्राइड की, हटा ही देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये यूजुअली S ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म करते हैं हाइड्राइड।
हाइड्राइड में H पे माइनस चार्ज होता है। देखो पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ये जो अपन ने दूसरा वाला पढ़ा ना, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, पी पी ब्लॉक की कोवलेंट में एक तो कोई हाइड्राइड वाइड्राइड कुछ नहीं होता। ये ना यहाँ पे अपन नॉन मेटल्स की बात करते हैं भैया, तो नॉन मेटल्स में H पे माइनस नहीं आता है, सीधी सीधी बात है। लेकिन एनसीईआरटी ने या फिर अभी जो आपका जेडबलई वाला पोर्शन है उसने इसको हाइड्राइड की कैटेगरी में बांट रखा है। तो बाकियों को तो आप हाइड्राइड की कैटेगरी में बांट सकते हो, इसे थोड़ा सा बांटना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बनता है। बट फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी ने और जेडबलई वालों ने इसे हाइड्राइड बोल रखा है, इसलिए अपन भी इसे हाइड्राइड मानते हुए पढ़ेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं वो थोड़ी देर में बात करेंगे अपन उसके बारे में, ठीक है। फिलहाल आयनिक और सलाइन हाइड्राइड के बेसिस पे बोलूं तो ये यूजुअली एस ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म करते हैं, और एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। नाम से पता चल रहा है जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा, बट BeH2 MgH2 इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट। BeH2 और MgH2 ये पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं। पॉलीमेरिक इन नेचर बोले तो ये BeH2 की पावर n फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग याद करिए, डाइबोरेन वाइबोरेन बताया था जब आपको ये सब बताया गया था, इसलिए उनकी स्ट्रक्चर्स पे मैं ज्यादा इलेबोरेशन में नहीं जा रहा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड Na प्लस प्लस H माइनस में टूटेगा। जेडबलई का सवाल है। उसने पूछ लिया था कि भैया रिएक्शन बता दो, एनोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही होगी। तो एनोड पे H माइनस जा रहा होगा, वो H माइनस H2 गैस लिबरेट कर रहा होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। कैथोड पे सोडियम प्लस ने वही इलेक्ट्रॉन गेन करा,